क्लासेस डिपेंड है। आंटी टॉप क्या करना मेन है या ऐड ऑन है? ऐड ऑन नहीं सब बनाओगे ना जब कॉलेज से पास करके नौकरी के लिए, तब समझ में आएगा। यहाँ से निकलोगे उसके बाद मैथ्स तो कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें मैथ्स नहीं पूछता है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश करंट अफेयर रीजनिंग ये सब तो हो नहीं जाता है, इजीली हो जाता है, मैथ्स ही फंसा देता है। क्यों? तो मैथ्स प्रैक्टिस का नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं बनता, 50-50 होता है, कोई बनता है कोई नहीं बनता। नहीं, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है और दूसरी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नया लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज लोग सीखता है, इसका एबीसी से स्टार्ट किया जाता है, जब उसको सीख करके लोग एग्जाम देके क्वालिफाई करता है। मैथ्स तो बचपन से पढ़े हो, थोड़ा वीक होगा और क्या होगा। आप बनाओ जो चीज वीक है उसको ज्यादा टाइम दो। 10th के बाद मैथ ही नहीं पढ़े, कॉमर्स स्ट्रीम 10th के बाद बहुत लोग मैथ्स नहीं पढ़ता है, तो तुमको कौन सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बनाना है? 10th तक का ही मैथ्स पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। बस वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, मिक्सचर। 10th तक का ही मैथ्स पूछा जाता है हर जगह। ये तो आज बताएंगे। लास्ट थ्योरी है मोटिवेशन की। बस हो गया एचआर पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री से भी आता है। क्या क्या कवर हुआ, हम लोग सुबह से ट्रेनिंग कर रहे थे। मेरे ग्रैंडफादर तुम लोग को मालूम है कि नहीं, एचआर का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एग्जाम होगा मैम, जो वर्कशॉप किए तुम लोग, जो वर्कशॉप कंडक्ट किए, इसमें तुम्हारे अटेंडेंस पे, डिपेंडिंग अपॉन योर अटेंडेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले एग्जाम की चिंता कर लो। एग्जाम कब होगा? हाँ तो ठीक है, अब तो खत्म होने वाला है कोर्स। अब थर्ड ईयर में पढ़ना है चाहे। एग्जाम होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे। वर्कशॉप का अलग एग्जाम होगा ना, ठीक है, वर्कशॉप का अलग एग्जाम होगा। जो ये वर्कशॉप क्वालिफाई करेंगे वो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और तुम लोगों को तो शुरू से बताने से भी कोई फायदा है नहीं, पहले से भी हम बता रहे हैं कि ये वर्कशॉप का सर्टिफिकेट, ये छोटा छोटा जो एड ऑन कोर्सेज होता है, ये हर कॉलेज नहीं कराती है। और ये जो कराया जाता है एड ऑन कोर्स, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स होता है। ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक माने जो इंडस्ट्री में जिस चीज का डिमांड है। तो हम पहले ही बोले थे कि जब हम वर्कशॉप करा रहे हैं तुम लोगों का, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट तो अभी है नहीं, वो थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर में पूरा पढ़ना है तुम लोग को। थर्ड सेमेस्टर में बीबीए वाले को पूरा एचआरएम है जो अभी पढ़ा रहे हैं हम। तुम लोगों को वो तो पता नहीं, ठीक है, कोई और भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम तुम लोगों को वर्कशॉप पढ़ाए तो हम कंप्लीटली थ्योरी नहीं पढ़ाए, बहुत कुछ वैसी चीजें बताए जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। लेकिन तुम लोगों ने उसको बहुत लाइटली लिया, ठीक है, कि वर्कशॉप है, एग्जाम नहीं होता है तो क्लासेस बंक कर दो, वहां क्यों है मत आओ। राइट, यही चीज है तुम लोगों का एटीट्यूड। ओके, विल डू मैकग्रेगर थ्योरी पर। मुझे बता दिए बैठे तो हम अभी वर्कशॉप का पास बहुत अच्छा था, सर्टिफिकेट 3 गजब कॉपी मेरा तो इस पर मेरा तो फाइल है। आज एक क्लास थ्योरी है वो करा देंगे। एक आप छोटा छोटा टॉपिक है
या बोलो कि मोटिवेशन का जो एक क्लास थ्योरी है वो हम अगले क्लास में बताएंगे। आज एक छोटा सा नया टॉपिक शुरू करते हैं। अभी का टॉपिक है, टॉपिक फॉर टुडेस क्लास इज मैग्नेटिक थ्योरी का मैग्नेटिक थ्योरी एंड डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताते हैं। We will do labor turnover and absenteeism. Okay. Topic is, तुम लोग को ये सब टर्म्स भी पता नहीं होगा जो कि प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में। किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, तुम मार्केटिंग में रहो, तुम फाइनेंस में रहो, सब जगह ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। HR is not a field, it is concept. Labor turnover and absenteeism. देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर की बात करते हैं तो जितना ज्यादा टर्नओवर उतना अच्छा। इस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बहुत अच्छा है, यानी उसकी कमाई बहुत है, प्रॉफिट ज्यादा है। जब हम लेबर के टर्नओवर की बात करते हैं तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में चला जाता है। लेबर टर्नओवर का मतलब जितना कम लेबर टर्नओवर किसी ऑर्गेनाइजेशन का उतना अच्छा। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, you work, you learn, you get trained, you work in that organization and after sometimes you leave, right? आप कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ करके चले जाते हैं कुछ लोग। इसी को बोला जाता है, इसी चीज को कहा जाता है लेबर टर्नओवर। आईटी इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज में लेबर टर्नओवर एक मेजर प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे। देखो, लेबर टर्नओवर क्यों बढ़ा इतना? एलपीजी मालूम है सबको? क्या है? हाँ, 1991 इज नॉट एलपीजी। हाँ, उसमें हुआ क्या? मैम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। जितने बिजनेसमैन थे वो मतलब वो ग्लोबली बिजनेस करने के लिए वो एलिजिबल थे, वो आउट ऑफ द इंडिया जाके बिजनेस कर सकते थे। आउट ऑफ इंडिया जाकर के भी और बाहर के लोग भी इंडिया आकर के बिजनेस कर सकते थे। गवर्नमेंट लिबरल हो गई थी मैम, वो मतलब कोई मतलब किसी भी मेडिकल शॉप मतलब किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं पड़ता था। नहीं, जरूरत तो पड़ती थी बट लाइसेंसिंग सिस्टम वाज मेड इजी। देखो, अगर जब हम एलपीजी पढ़ते हैं ना तो एलपीजी हम तीनों चीज के टर्म्स में अलग अलग जब सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो एलपीजी को अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ोगे। जैसे फाइनेंस जब पढ़ोगे एलपीजी का रेलेवेंस फाइनेंस के लिए अलग सा होगा। हम एचआर की बात करेंगे कि एलपीजी का इंपॉर्टेंस एचआर के लिए क्या रहा। देखो, when the foreign companies could come to India and Indians could go abroad, there was an interchange of technologies. टेक्नोलॉजी आती, हमारा जो भी भाखड़ा नंगल डैम बना है या जो और भी डैम है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान कमीशन वगैरह में बना, वो सब रशिया वगैरह के भी हेल्प से टेक्नोलॉजी से बना। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो बाहर की चीजें यहाँ आती है, तो बाहर की चीजों का कल्चर भी यहाँ आता है। जैसे अभी तो तुम पीपीटी बनाना एकदम हलवा जैसी बात है ना, हर क्लास में पीपीटी, लेकिन आज से 30 साल पहले ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं था। वर्क फ्रॉम होम, अभी तो छोटा बच्चा नर्सरी का वर्क फ्रॉम होम कर रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया, लेकिन तभी वर्क फ्रॉम होम वाज अ लग्जरी कल्चर जो फॉरेन कंपनीज के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, कि भाई फॉरेन की कंपनीज अच्छी क्यों है, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अलाउ करती है। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में कंप्रेस्ड वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट है, यानी 4, और वो इंडिया में भी लाने की बात चल रही है। कहने का क्या मतलब कि 4 दिन, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है ना 6 डेज वर्किंग है, कहीं कहीं 5 डेज वर्किंग है। ये बोला जा रहा है कि कंप्रेस्ड वीक वर्क वीक्स कीजिए ताकि वीक में ज्यादा टाइम लोग अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। 4 days of working and 3 days of हाँ, 3 डेज ऑफ leave. लीव, लेकिन 4 डेज ऑफ लॉन्गर वर्किंग, तब ना तुम कॉम्पेंसेट कर पाओगे। जैसे 9 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, 4 दिन और फिर 3 दिन छुट्टी। पोलैंड वगैरह में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अभी बहुत एडवांस्ड हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो उनके यहाँ तो हर 2 घंटे 3 घंटे पे कॉफी ब्रेक है, 15 मिनट 20 मिनट, फिर आफ्टर 5:30 और मैक्सिमम 6 दे डू नॉट स्टे इन ऑफिस। हमारे जैसे नहीं है। हाँ, ओके, हमारे ओवर टाइम को एक बहुत रिस्पेक्टफुल चीज मानी जाती है, सब नहीं मानते बट इन जनरल ये कल्चर है।
मनी। तो ये सारी चीजें जब इंटरचेंज होने लगेंगी तो तुम्हारे एचआर में यानी ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शनिंग में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम किसी फॉरेन तुम अमेरिकन कंपनी में काम करो और तुम जापानीज कंपनी में काम करो, तुमको फर्क फील होगा। ओके, जब अमेरिकन कंपनी की हम बात करते हैं, दे आर क्विक एट हायरिंग एंड क्विक एट फायरिंग। ठीक है, हायरिंग करने के समय में भी तो ठीक है, तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो तुम्हारे जॉब स्पेसिफिकेशन से अगर मैच करता है तो ठीक है, तुम इस वाले चैप्टर नहीं वीडियो, हाँ नेट डन नहीं हो सकता। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन मैच करता है, ठीक है, तुम अगर प्रॉफिटेबल हो, तुम अच्छे हो, देन व्हाट हैपेंस, दे विल हायर यू एंड दे आर इक्वली क्विक एट फाइंडिंग। माने कोविड के टाइम पे अमेरिकन कंपनीज जितनी थी उनका जॉब लॉस ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू जापानीज कंपनी, क्योंकि जापानीज कल्चर, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जापान डिस्ट्रॉय हुआ था ना, और उसमें बॉम्ब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था उसका, तो उनको बहुत स्ट्रांगली वापस निकल के आना पड़ा। मैनेजमेंट का जितना आज भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जापान का दिया हुआ है, एमबीए करोगे तो पढ़ोगे, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन, ठीक है, कानबान, just in time one, हमें just केस in स्टडी है time क्या? two, no, these are all concepts जो अप्लाई किया जाता है। just in time माने just in time, देखो एक बता देते हैं खाली, ये सब बहुत डिटेल चीज है, एक एक क्लास लगेगा पढ़ने में। What happened? You need to announce something? कौन सा बुक मांगा है सर अकाउंट? देखो हाँ, ओके, सो जस्ट इन टाइम माने जैसे कॉस्ट की कटिंग कैसे हो, कैसे कॉस्ट घटाया जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, कम लेबर से ज्यादा काम कैसे निकाला जाए। ठीक है, जस्ट इन टाइम माने जैसे हम लोग को अगर कोई सामान मान लो कि कोई फैक्ट्री में दवा मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, अब उसके लिए तुम रॉ मटेरियल स्टोर करोगे। अब इससे भी अच्छा एग्जांपल लो, देखो जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है, Yes, ठीक ma'am. है, तो तुम अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें असेंबल्ड होती हैं, ये मालूम है ना तुमको, स्क्रीन कहीं से, प्रोसेसर कहीं से, ऐसे तब वो असेंबल करके देते हैं। तो जरूरी तो नहीं है, साउथ कोरिया इज फेमस फॉर असेंबलिंग फॉर द स्क्रीन थिंग, ठीक है, एलजी वगैरह का स्क्रीन बहुत सुपीरियर माना जाता है ना। तो जब तुम वहां ऑर्डर प्लेस करोगे तो पहले क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते थे, स्टोर करके रखेंगे कि भाई मेरे पास ऑर्डर आएगा तो हम असेंबल करके इतने टाइम पे देंगे, बट दे केम आउट विद अ प्रोसेस वेयर जस्ट इन टाइम, मतलब जैसे तुमने ऑर्डर प्लेस किया वहीं से एक ऑर्डर का कॉपी किसको चला जाएगा, जो स्क्रीन देता है, एक ऑर्डर का कॉपी किसको चला जाएगा, जो प्रोसेसर देता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, एंड ये द एंटायर थिंग वाज चैनलाइज्ड इन सच अ वे कि आपको लोगों की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको स्क्रैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माने वेस्टेज कुछ नहीं, जीरो वेस्टेज। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बहुत बढ़ी, जहां आपके 20 लोग काम करते थे वहां 2 लोग ये काम करने लगे, तो सोचो 18 लोगों का कॉस्ट बचा, सैलरी, और एफिशिएंसी बढ़ गई 100 अलग। So these are all some of the finest concepts of management which have been given by Japanese after Second World War. Quality product deliver करने की वजह से उन्होंने अमेरिका की बहुत सारी चीजों को पीछे कर दिया था, और आज भी बहुत सारा जो मैनेजमेंट का अच्छा कल्चर है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो जापान से आता है। कमिंग बैक टू एलपीजी, जब एलपीजी आया तो क्या हुआ, ऑप्शंस बढ़े लोगों के पास, जैसे पहले क्या सिर्फ इंडिजिनियस काम होता है ना, सिर्फ, अब मान लो पटना में 2 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हायरिंग होती है, तो सिर्फ 2 है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो ए में जाओ या तो बी में जाओ, यही होगा ना अगर पटना रहना है तो। और अगर यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, ए में काम करके फिर सोच सकते हो छोड़ने का, कि तुम बी में चले जाओ, फिर तुम ई में चले जाओ, अंडरस्टैंड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर वाज एमएनसी के पास कितना पैसा होता है, जो किसी छोटी कंट्री के जीडीपी कितना पैसा होता है, कितना पैसा होता है, दीज एमएनसी, दीज स्टार्टअप।
much money that their money is equivalent to any small country's GDP. इतना पैसा होता है, तो उनके पास इतना पैसा होने का क्या मतलब है कि वो नई टेक्नोलॉजी, वो ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, पीपीटी प्रेजेंटेशन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, बेनिफिट्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये सब वहीं से आया। ओके, इसके साथ साथ तुम्हारा जॉब स्विच करने का या चेंज करने का टेंडेंसी भी बढ़ा। ठीक है, जॉब चेंज करने का भी टेंडेंसी बढ़ा। जैसे लेबर टर्नओवर का क्या मतलब है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है नंबर ऑफ लेबर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज leaving an organization in a particular period of time is known as labor turnover. जितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम में, आप जब भी लेबर टर्नओवर डिफाइन करेंगे आप हमेशा टाइम बताएंगे। हमको इंफोसिस का लेबर टर्नओवर देखना है, कब देखना है? 2021 से लेके 2023 तक का देखना है। 2 साल हुआ। हमको कोई रिसर्च करना है, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं लेबर टर्नओवर पे कि क्या बात है। मान लो रिसर्च वर्क में तुम्हारे पास जब तक डेटा नहीं रहेगा तुम नहीं कर सकते हो रिसर्च, राइट। मान लो हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई पॉलिसी लाई इस व्यू के साथ कि इस पॉलिसी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिसी को बहुत वार्मली एक्सेप्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। कई बार बहुत बुरी तरह विरोध भी होता है नई चीजों का। चेंज इज नेवर इजी, एचआरडी में पढ़ाएंगे नेक्स्ट 3rd ईयर में। चेंज इज नॉट इजी। अभी अगर तुमको सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया जाए कि किसी दिन इस क्लास में बैठो, किसी दिन उस क्लास में बैठो, किसी दिन उस क्लास में बैठो, तुम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाओगे। तो सोचो कि कोई न्यू चेंज, अभी पढ़ाने का पूरा मेथड चेंज हो जाए, ठीक है। अभी अगर पढ़ाने का पूरा मेथड चेंज हो जाए, क्या तुमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा? होगा ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज आता है, चेंज किसी भी फॉर्म में, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, सोचो कि तुम जिस टेक्नोलॉजी पे 3 साल से काम कर रहे हो, तुम प्रोग्रामिंग सीख गए हो, तुम काम सारा सीख गए हो, अब वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, अब वो खत्म हो गया। अब तुमको तुरंत एक नई टेक्नोलॉजी पे लर्न करना होगा, तुरंत वर्किंग मेथड्स में कुछ और ऐड हो गया। ये सब डिस्टर्बेंस कॉज करता है, रेजिस्टेंस आता है तुम्हारी तरफ से। ये इजी नहीं होता है। जब मैनुअल जो वर्कर्स थे ना जो पिक करते हैं, उसके जगह पे जेसीबी मशीन आई थी इंडस्ट्री में, तब उन मैनुअल वर्कर्स ने बहुत रेजिस्टेंस किया था कि जेसीबी नहीं, हम नहीं चलाएंगे, इससे हमारी नौकरी चली जाएगी। 20 लोग जो जहाँ काम करते थे वहां पे एक जेसीबी काम करेगा। बैंक में भी ऐसे ही हुआ था, कोर बैंकिंग हमेशा नहीं थी। याद है पापा लोग कैसे जाते थे, लिख करके वो भर करके और तब जाते होंगे बैंक। तुम लोगों को नहीं याद होगा, तुम लोगों को कोर बैंकिंग ही याद होगा। मैम वो एक स्लिप आता है पे करता है, उसको भरने के बाद वो तो अभी भी आता है, लेकिन कोर बैंकिंग हमेशा नहीं थी ना, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग हमेशा नहीं थी। जब कंप्यूटर को लाया गया तब उसका भी विरोध किया उन लोगों ने, कह रहे क्या हम रिटायरमेंट के टाइम पे कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर आ जाएगा तो फिर नौकरी चली जाएगी। ओके, तो चेंज इज नेवर इजी। चेंज इतना सुनने में अच्छा लगता है, उतना आसान नहीं होता है। और ये 2 लाख 2.5 लाख लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और रेजिस्टेंस अगर आ गया सबकी तरफ से, तो तुम सोच सकते हो कि टोटल पॉलिसी फेलियर हो जाएगा। वो फिर होगा ना। लेबर टर्नओवर का मतलब, मान लो कि हमने ये पॉलिसी लाई 2019 में, अब हम देखेंगे कि 2020 से लेके 22 तक इस पॉलिसी के आने के बाद क्या चेंजेस आए, कितने लोग छोड़ के गए, उसके पहले कितने लोग थे, क्या जितने लोग छोड़ के गए उनका कारण ये पॉलिसी थी या ये पॉलिसी की वजह से वो छोड़ के गए। इस तरीके का मल्टीपल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है, एम्प्लॉय रिसर्च। तो जब भी आप लेबर टर्नओवर डिफाइन करेंगे आप हमेशा टाइम मेंशन करेंगे। देखो, लेबर टर्नओवर कैन बी डिफाइंड एज movement or shifting of workers
from one organization to other, from one organization to other in a particular period of time. In a particular period of time. It is a universal problem among the industrial workers. मैम among the Industrial workers. It is a natural tendency to shift to a new job. It is a natural tendency to shift to a new job which is more decent and comfortable, which is more decent and comfortable and better paid. And better paid. To an extent, labor turnover is acceptable. To an extent, labor turnover is acceptable. And beyond that, beyond that, it is alarming. It is alarming. देखो, लेबर टर्नओवर यानी एम्प्लॉइज जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं. आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जहां रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है वहां पर ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है. ठीक है, तुमने ये सुना होगा ना कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहता है तो उसको मैनेजर ज्यादा पैसा देके रोक लेता है, सैलरी बढ़ा के बोलता है कि ठीक है चलो हम तुमको और थोड़ा ज्यादा पे करेंगे, तुम रुको. क्या सबको रोकना चाहिए? no. क्यों? तो क्या मतलब हुआ रोकने का मतलब? और क्यों रोकता है मैनेजर? ये बताओ. मैम मैनेजर इसलिए रोकता है क्योंकि उस एम्प्लॉय में पोटेंशियलिटी रहता है, पोटेंशियल रहता है और मतलब कि इन फ्यूचर भी मैनेजर को लगता है कि उस एम्प्लॉय से कंपनी को प्रॉफिट. अच्छा ठीक है, तुम बताओ. तुम ये बताओ नहीं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो. ये तो जीने मरने की बात है कि तुम लोग एकदम ज्यादा अगर कोई कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो कंपनी का इमेज भी खराब होगा मार्केट में. ठीक है. मैम दूसरा है कि पहले चलो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है एम्प्लॉय तो उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होता है? यस मैम. क्या क्या नुकसान होता है बताओ. फर्स्ट मैम हो सकता है कि उसके बंदे जो वर्कर्स वहाँ पे आए हो वो उसमें ज्यादा पोटेंशियल नहीं हो एज कंपेयर टू जो. चलो उसने बोला सब्स्टिट्यूट पोटेंशियल. और मैम दूसरा होता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा रिसोर्सेज स्पेंड कर चुका है उस जैसे में ट्रेनिंग में डेवलपमेंट में. वेरी गुड. ट्रेनिंग कॉस्ट गया. यस मैम. और जब और? उसे ट्रेनिंग करने के बाद वर्क सीखा और वो अब कंपनी का टाइम आया जब वो प्रॉफिट लेस प्राइस है तब वो कंपनी छोड़ देता है और फिर कंपनी लॉस में जाएगी. लॉस में जाएगी. ठीक है. और मैं फिर से पैचअप करने के लिए फिर से वही सेम थिंग नया रिपीट करना पड़ेगा मैम. हायर करेंगे फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट. ठीक है. चलो ये सब तो समझ में आता है तुम लोग को. दूसरा रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी गया. रिक्रूट करने में भी पैसा जाता है. रिक्रूटमेंट कॉस्ट. अच्छा मान लो कि तुम किसी सेफ्टी का काम करते हो. फैक्ट्री में बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें मशीन वगैरह पे काम होता है, बहुत काम होता है. कभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का तुम इमेज देखो तो तुमको पता चलेगा कि अंदर कितना हजार्डस नेचर का काम होता है. तुमको तो ट्रेनिंग दे दी गई है, तुम काम सीख लिए हो और सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता. कार चलाने की ट्रेनिंग तो 15 दिन की जाती है ना. अब तुम 15 दिन चलाते हो, चलाते चलाते तुमको कॉन्फिडेंस आता है ना.
ऐसा नहीं कि 15 दिन ट्रेनिंग लेनी है और 20वां दिन तुम चलाओगे उस तरीके से तुम शायद ठोक दो किसी को। ट्रेनिंग तो तुम तब भी ले लिए, लेकिन वो बात नहीं होती। ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप जब लगातार उस काम को करते हैं तो आप वेल वर्स्ड और प्रैक्टिस्ड होते हैं। नया एम्प्लॉय जिसको ट्रेनिंग दे भी दी जाए, एक तो पहले बात देखो, रिक्रूटमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है, मालूम है तुमको। ऐसा नहीं है कि आज कोई छोड़ दिया तो कल उसके जगह पे उतना ही अच्छा एम्प्लॉय आ जाएगा। लंबा प्रोसेस है, ये टाइम का लैग गया, इतना टाइम गया। दूसरी चीज, जब नया एम्प्लॉय आया उसको ट्रेन भी कर दिया गया, ट्रेनिंग का कॉस्ट खर्चा हुआ उसके ऊपर। आने के बाद भी क्या वो उतनी एफिशिएंसी से डिलीवर कर पाएगा? काफी दिनों तक नहीं डिलीवर कर पाएगा। एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी। हो सकता है उस मशीन का वेयर एंड टेयर हो जाए, वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा उससे क्योंकि वो कम यूज किया है उसको, होगा। दूसरी बात, मान लो कि ये रिक्रूटमेंट 1 है, तब तक इतना टाइम गया रिक्रूटमेंट 2 लाने के लिए। जो एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं इन्हीं से तो ओवर टाइम कराया जाएगा ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनसे ओवर टाइम कराया जाएगा ना। ओवर टाइम चार्जेस क्या, ऐसा क्या है इसका ओवर टाइम चार्जेस? इतना सब, ये तो एक टैंजिबल चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो इनटैंजिबल प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारा क्लास है, तुम लोग क्लास में इतने बच्चे बैठते हो, जब क्लास भरा रहता है, प्रोवाइडेड कि अच्छे स्टूडेंट्स हो, क्लास भरा रहता है, तब तुम्हारा मोराल जो क्लास करने का होता है, क्या वो वही रहता है जब 2 लोग बैठ के क्लास करते हो? अच्छा लगता है ना जब ढेर सारे लोग क्लास में रहते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट रहता है। कहने का मतलब, जब एम्प्लॉयज इस तरीके से छोड़ छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं ना, तो जो लोग वहाँ बचे होते हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, डीमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि सब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, उसको काम करने में मन नहीं लगता है। तो इनटैंजिबल प्रॉब्लम ये भी है कि उसका भी पोटेंशियल डाउन हो जाता है। समझ आई बात? लेबर टर्नओवर का ये सब इश्यूज है। क्या हुआ? लेबर टर्नओवर का ये सब इफेक्ट है। अब देखो, कुछ कारणों से लेबर टर्नओवर कुछ कंडीशंस में अच्छी भी होती है, लेबर टर्नओवर ठीक भी है। कितना ठीक है? जैसे माना जाता है 5% तक अगर एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है तो ठीक, कंपनी को बहुत घबराने की बात नहीं। लेकिन 5% के बाद, यानी 100 में से 5 एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाते हैं तो कोई बात नहीं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद जाते हैं या इससे ज्यादा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की जरूरत है। 5% तक क्यों अलाउ किया जाता होगा, ये बताओ, सोचो। तुम्हें कुछ ऐसे बता सकते हैं जो सेटिस्फाई नहीं रहते जॉब में? अच्छा है कि छोड़ दे। इसके अलावा और मैम जो एम्प्लॉय उसको उसी के डोमेन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिला तो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी तो अलाउ कर रही है, उसको कहाँ पैसा देके रोक रही है? उससे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। नहीं, नॉट ऑलवेज दिस। आप फ्रेश एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कीजिए। क्या कहते हैं, अदर एम्प्लॉय को जब आपको रिक्रूटमेंट हम पढ़ाए थे तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का बेनिफिट और डीमेरिट्स पढ़ाए थे, तभी भी ये बात बताए थे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे यहाँ पर मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पोस्ट खाली होता है, तो एक कंडीशन ये है कि यहीं पे टीचर्स को प्रमोट किया जाए, एक कंडीशन ये है कि बाहर से किसी को लाया जाए। तो बाहर से भी लाने का अपना बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? There are chances that that person who's coming from outside has fresh ideas, different ideas, new skills. हाँ, क्वालिटीज ज्यादा हो, क्वालिटीज अच्छी हो, तो ज्यादा ग्रूम्ड हो, ज्यादा स्किल्ड हो। ये भी एक कारण होता है कि कुछ एम्प्लॉयज जो कि बहुत मीडियोकर होते हैं, वो जब छोड़ के जाते हैं तो कंपनी ओके, ठीक है जाओ, कोई बात। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होने लगे, 1 महीने में 2 लोग छोड़ के 3 लोग छोड़ के जाने लगे,
ज्यादा एम्प्लॉय का टर्नओवर है, एट्रिशन रेट ज्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। समझ आई बात? अब प्रॉब्लमेटिक है तो ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम, ये समझ गए तुम लोग कि क्या प्रॉब्लम है? ये सारा हम लोग जो डिस्कस किए अभी, समझे ना? ये लेबर टर्नओवर का क्या प्रॉब्लम। लेकिन लेबर टर्नओवर का there could be multiple reasons why labor turnover happens, एक ही कारण नहीं है। अब तुमको यहाँ पे 30,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, कहीं तुमको सेम कंडीशन में 40,000 सैलरी मिलेगी, तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अच्छी हो तुम्हारी, तुम जाओगे? ये तो तुम्हारा पर्सनल बेटरमेंट का केस बना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। But ma'am, sometimes it's effect on job security. ना? that job पे या फिर कंपनी ज्वाइन करो 40,000 लेकिन वहाँ पे आपको कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन 30,000 कंपनी के पास आपके पास जॉब। तुम्हारे कहने का जो मतलब है वो हम तुमको बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा पर्सनल बेटरमेंट होता है, अगर 40 में नहीं, तुमको जॉब इनसिक्योर लगता है तो नहीं जाओगे, लेकिन अगर सेम कंडीशन है तो तब तो जाओगे। मैम हम हर बार मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वैल्यू को तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं ना। हर बात करते हैं। तुम पटना में काम कर रहे हो, नॉन मॉनेटरी देखो, तुम पटना में काम कर रहे हो, पटना में बिग बाजार में तुम्हारी नौकरी लगती है, ठीक है? तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तुमको अपॉर्चुनिटी आई कि भाई अब तुमको फ्लिपकार्ट ले ले, उसका फ्लिपकार्ट का ऑफिस दिल्ली में है, तुमको ये दिख रहा है कि मेरे पास ज्यादा चांसेस है आगे ग्रो करने के, करियर ग्रोथ ज्यादा है वहां पे, तुम जाओगे कि नहीं? यस मैम। छोड़ के जाओगे? इससे तुम्हारी कंपनी का तो कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी ने तुम्हारे साथ खराब बिहेव किया या कुछ स्टॉप कर दिया तुमको, ऐसा कुछ नहीं किया, पर्सनल बेनिफिट है, तो उसमें जाओगे। इसी तरीके से हजारों कारण होते हैं लेबर। मैम बट मैम आपने पेरोल में पढ़ाया था कि इनिशियल स्टेज में जो भी फ्रेशर्स जॉब में इनरोल होते हैं वो फोकस करते हैं हम कैसे ज्यादा मतलब सैलरी अर्न करें, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो सैलरी मैटर नहीं करता है। वो जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वो बहुत लेट आता है करियर, जब तुम बहुत ऊंचे पोस्ट पे चले जाओ। अब कोई कंपनी का सीईओ है जो 60 लाख रुपए कमाता है, उसको 5 लाख बढ़ा के दोगे कोई फर्क पड़ेगा? उसको थोड़ी ना घर खरीदना है, बाय दैट टाइम तो वो घर खरीद चुका है, यूरोप में वेकेशन कर चुका है, उसके बच्चे सेटल हो चुके हैं, उसके पास बहुत पैसा है, चार्टर्ड प्लेन से फ्लाई कर रहा है, तो उसको 2 लाख 3 लाख का क्या वैल्यू? उसको तुम दोगे नैनीताल में 2 days और 3 nights का वेकेशन, तो उसके लिए क्या वैल्यू है उस चीज का, है ना? तो वो वर्थ तुमको उसके हिसाब से देना होगा। लेकिन जिस एम्प्लॉय का सैलरी 5 लाख है, उसको अगर 50,000 का अप्रेजल मिलता है तो उसके लिए बड़ी बात है ना? यानी का मतलब लेबर टर्नओवर का बहुत सारा कारण होता है, कुछ अवॉइडेबल, कुछ नॉन अवॉइडेबल। अवॉइडेबल माने जिसको कंपनी अवॉइड कर सकती है अपने पॉलिसीज के थ्रू, मतलब कंपनी अगर चाहे, अगर उस डायरेक्शन में काम करे तो लेबर टर्नओवर को रोक सकती है। लेकिन अब कुछ अनअवॉइडेबल होता है जिसको कि कंपनी चाह के भी कुछ उस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने पर्सनल बेनिफिट की बात की, कुछ तुमको पर्सनल, तुम दानापुर से यहाँ आते हो, दूर हुआ, यहाँ पे तुम ऑर्गेनाइजेशन है मान लो तुम्हारी, और एक ऑर्गेनाइजेशन तुमको दानापुर में ही मिल गई घर के पास में, और उसके वजह से तुम ये कंपनी छोड़ रहे हो, तो तुम्हारा टाइम बचता है, तुमको घर में काम है भाई, तुम इतना नहीं कंडेंस टाइम दे सकते हो, ठीक है? तुम्हारा कोई और भी, तुम्हारा कोई बिजनेस भी है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है ये सब, उसकी वजह से अगर तुम ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो तो क्या कंपनी इसमें कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। इसके कारण, इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो लेबर टर्नओवर का कारण तो हम लोग समझ गए, बहुत सारा कारण है, कुछ अवॉइडेबल कुछ अनअवॉइडेबल। कंपनी कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ये समझेगी कि क्या कारण है लेबर टर्नओवर? कहने का मतलब इफ यू हैव फीवर, तुमको बुखार हुआ, तो जब तक तुम उसकी डायग्नोसिस नहीं कर सकती, बुखार तो बहुत कारण से हो सकता है, एक सिंपल वायरल फीवर हो सकता है 3 दिन का, टीबी का बुखार हो सकता है, कैंसर की वजह से फीवर आ सकता है, कोविड की वजह से फीवर आ सकता है, ठीक है?
बॉडी में कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन फीवर ही होता है। बॉडी डिस्टर्ब अगर होती है तो उसमें फीवर से मैनिफेस्ट होता है। हजारों कारण होता है फीवर आने का। फीवर आना प्रॉब्लम का सिम्टम है, यानी ये नॉर्मल तो नहीं है कि तुम्हारा 100 डिग्री टेम्परेचर है, नहीं है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर हाई होना एज अ सिम्टम। रियल कॉज डायग्नोसिस का तो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि बुखार आया क्यों, क्या कोविड के कारण आया, क्या सिंपल वायरल फीवर है, क्या कोई और बड़ी बात है जिसके कारण फीवर आ रहा था, गिर गए, चोट लग गई, थक गए हो, हैरेसमेंट हो गया, उससे फीवर आ गया। दोज आर ऑल कॉजेस, वो सब कॉज है। और बुखार आके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना सिम्टम। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का छोड़ के जाना, लेबर का मतलब कि सिर्फ वर्कर नहीं है, लेबर माने पूरा वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब वी आर लेबर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेबर का छोड़ के जाना इज अ सिम्टम कि कुछ तो भाई गड़बड़ है कि ऑर्गेनाइजेशन से वर्कर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसका डायग्नोसिस ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ठीक है। इसको फाइंड आउट कीजिए कि क्या कारण है, क्या सैलरी आपने नहीं दी उसको उस हिसाब से जो वो डिजर्व करता था, या उसका काम ही नहीं चला उस सैलरी में, क्या आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब है, मतलब बॉस के साथ बहुत सारे, आप ये बहुत कॉमन सी बात है जो आप सुनेंगे कि पीपल डू नॉट लीव देयर जॉब्स, दे लीव देयर बॉसेस। जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉस इतना खराब है कि फिर वो बॉस को छोड़ करके जाते हैं। बॉस को, खराब बॉस होने के कारण वो जॉब छोड़ देते हैं। सैलरी एक प्रॉब्लम, आप बेनिफिट्स नहीं देते हैं वो एक प्रॉब्लम, कोई वेलफेयर फैसिलिटी नहीं है वो प्रॉब्लम है, सेफ्टी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अगले क्लास में, लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म का और डिटेल। इसको थोड़ा सा लिख लो। लेबर टर्नओवर could be because of two reasons. Labor turnover could be because of two reasons. One is avoidable reason. One is avoidable reason, and the other is non-avoidable reason, unavoidable reason. Unavoidable reason. We will discuss the rest in the next class. Thank you, class.